नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है जिसमें हम उन सब खबरों को, हलचलों को डिस्कस करते हैं जिन हलचलों से आगामी दिनों में कुछ खबरें बनने वाली हैं, कुछ माहौल बनने वाला है। इसी तरह का हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें कि हम राजनीति में लगभग 6 दशक का अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी को उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए और राजनीति की इन हलचलों का असली मीनिंग बिटवीन द लाइन समझने समझाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो इस कार्यक्रम में हमारे होस्ट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप चाहे राजनीति को इग्नोर करें, लेकिन राजनीति आपको कभी इग्नोर नहीं करती है। राजनीति के लिए आप एक सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट मटेरियल हैं, वो आपकी दिशा और दशा तय करती है। इसलिए बहुत सोच समझकर राजनीति की इस पैंतरेबाजी को आप बखूबी समझना सीखिए। और राजनीति यदि करनी है तो राजनीति भी सीखिए, क्योंकि देश में असली राजनीति करने वाले लोगों की भी कमी है। केवल चीजों को बोल देने मात्र से या धरना प्रदर्शन करने मात्र से राजनीति नहीं चलती है। इसलिए राजनीति को समझने के लिए भी और राजनीति करने के लिए भी गूढ़ विषयों की जानकारी जरूरी है। तो आज हम इसी तरह का एक प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष आए हैं जिसमें कि हम इस सप्ताह में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई हैं जिनसे कि आगामी दिनों में देश की राजनीति बदलने वाली है, एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है। इस तरह का यह सप्ताह रहा है, इस तरह की हलचलें रही हैं और इस तरह की खबरों ने जन्म लिया है। तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम के गेस्ट चंद्रराज सिंह भी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद भैया। तो इस सप्ताह में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है जिसे लोगों ने संभवतः देखा है ढंग से, या ढंग से सोचा है या नहीं सोचा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फ्री बीज बांटने का, ये जो फ्री चीजें बांटने का चुनाव के पहले जो घोषणा की जाती है, और चुनावी वादों में भी ये कहा जाता है कि हम लैपटॉप देंगे, हम साइकिल देंगे, हम स्कूटी देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। तो ये जो मसला है, इसको लेकर कुछ जागरूक लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, आगामी दिनों में हालांकि फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। तो उनका कुछ गोलमाल जवाब था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप रुख अपना स्पष्ट कीजिए। और इसमें फाइनेंस कमीशन को भी पार्टी बनाया गया है, देश के विभिन्न और जो मंत्रालय हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। आगामी दिनों में सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो ये दी है कि ये ठीक नहीं है। इस तरह से चुनाव के पहले फ्री बीज बांटने की, फ्री घोषणाएं करने की ये जो आदत है ये ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं, देश में फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए किस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए और किस तरह से इन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए? बात यह है सुभाष जी कि पहले तो एक व्यक्ति रिश्वत देता था, दूसरा आदमी रिश्वत लेता था, बीच का दलाल खाता था, अफसर काम करते थे, भ्रष्टाचार होता था। ज्यादा से ज्यादा इस श्रेणी के अंदर 1 से लेके 5-10 आदमी इन्वॉल्व होते थे। पर यह भ्रष्टाचार तो जनरलाइज भ्रष्टाचार नहीं था। अब चुनाव के अंदर बंदरबांट की घोषणा तो पूरी जनता को भ्रष्ट करने का एक वाहियात प्रयास है। क्या तो क्या फ्री दे रहे हो? क्या अपने बाप के लिए पैसा दे रहे हो? ये सरकारी पैसा बांट रहे हो? सरकारी पैसा बांट करके जनता को भ्रष्ट करने का, सामूहिक भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सका। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन प्रशंसनीय है, सराहनीय है, मगर एक्शन योग्य है। आप मुझे एक बात बताइए, एक मतदाता को जो लैपटॉप मिल जाएगा, फ्रिज मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा, इससे अच्छा आप क्यों नहीं कहते हो कि आपके घर दोनों टाइम का टिफिन दे दिया जाएगा, आप वोट हमको दो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। और भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तियों की जेब से किया हुआ भ्रष्टाचार नहीं है, ये सरकारी पैसे से किया हुआ भ्रष्टाचार है। सरकार का खजाना है, आप क्या दे रहे हैं? अभी जैसे दीजिए ना, देने की औकात है तो। मगर हर आदमी, हर नेता पार्टी में जाकर के, पार्टी के नेता, पार्टी यही बोलती है कि अब अगर आप हमको वोट दोगे तो अब आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, अगर आप हमको वोट दोगे तो अब आपको ये भ्रष्टाचारी सीट भेंट में दे देंगे, आप वोट दोगे तो अब आपको ये टिफिन पकड़ा देंगे। ये क्या है? ये सामूहिक भ्रष्टाचार को बढ़ाने का बहुत ही बड़ा प्रयास है। इसकी शुरुआत चाहे किसी ने भी की हो, क्या आप आपकी बिजली फ्री कर देंगे?
हम आपकी पानी फ्री कर देंगे। क्या जनता को इतनी गरीब गुजरी, इतनी गरीब, इतनी भिक्षावृत्ति की मांगने वाली, इतनी बेरहम तरीके से बिकने वाली मानते हो मतदाताओं को खरीदने का? ये दुष्प्रयास है, ये गंदा प्रयास है, ये वैट वार्ता और इस प्रकार की घोषणाएं जनतंत्र के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। इस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की मैं प्रशंसा करता हूँ। एक बार एक आदमी ने कह दिया कि आज बिजली फ्री कर देंगे, केजरीवाल ने कह दिया कि हम आपको पानी फ्री कर देंगे। ये क्या मजाक है? इसलिए कर दोगे? अरे बिना वोट दिए करो ना फ्री, बिना वोटों के बात करो ना। चुनाव के पहले बात क्यों करते हो? चुनाव के बाद की बात करो। चुनाव करने से क्या होता है? इस प्रकार से पूरी भ्रष्टा को सामूहिक रिश्वतखोरी की आदि बनाना, ये रिश्वतखोरी नहीं तो क्या है? ये जनता को रिश्वत दी जा रही है कि अगर आप हमको वोट दोगे तो हम आपको ये देंगे। ये लेन देन का धंधा है, ये बहुत ही घृणित काम है और पार्टियां कर रही है। पहले एक पार्टी करती थी, फिर दूसरी ने अनुसरण किया, फिर तीसरी ने अनुसरण किया। इस प्रकार तो सारा देश भ्रष्ट हो जाएगा, सारी जनता रिश्वतखोर हो जाएगी, सारी जनता भ्रष्ट हो जाएगी, सारी जनता बिकने वाली हो जाएगी, सारी जनता बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाएगी। इसको रोकना चाहिए, कानून बनाकर रोकना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक सामूहिक प्रयास है। व्यक्तियों का भ्रष्टाचार समझ में आता है, पर पूरी जनता को भ्रष्ट करना, पूरी जनता को रिश्वतखोरी की आदत डालना, इट इज नॉट गुड। ये रिश्वतखोरी नहीं तो क्या है? ये प्योर करप्शन है। इस करप्शन को बढ़ावा देकर बदले में वोट मांगना डबल करप्शन है। एक तो मतदाता को भ्रष्ट करना, लोकतंत्र को भ्रष्ट करना, व्यक्तियों को भ्रष्ट करना, सामूहिक भ्रष्टाचार बढ़ाना, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और सुभाष जी, इसकी निंदा करना हर आदमी का कर्तव्य है। जनता को भी चाहिए ठुकरा दे ऐसे ऑफर को, मगर जनता क्या करे? महंगाई की मार से पीड़ित, गरीबी की मार से पीड़ित जनता इन ऑफर्स को मान लेती है और इसके बदले में वोट दान देकर के भ्रष्ट सरकारों का चुनाव करती है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर 5 साल तक भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। अरे यही नहीं, यहाँ तक हो गया, एमएलए को कह दिया है अब तक 17 भर्ती आए जो बदलियां करा लो, भर्ती आए जो डिमांड दे दो, भर्ती आए जो डिजायर दे दो। ये एमएलए को भ्रष्ट करने का तरीका है, एक जनता को भ्रष्ट करने का तरीका, एक एमएलए को भ्रष्ट करने का तरीका। ये तो सामूहिक भ्रष्टाचार को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए मैं इसके घोर विरोध में हूं। राइट। तो वो ये बात असल में इसलिए ज्यादा घातक हो जाती है कि भारत जैसे देश में जहां हम पुरुषार्थी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हमारे सदियों से हमारी विरासत है, और राजाओं के राज से लगाकर चाहे रामायण काल को पढ़ें चाहे महाभारत काल को पढ़ें, हमारे यहां पर सिस्टम को मजबूत करने की बात रही है और समाज को श्रेणीबद्ध करके और समाज को उसके रोजगारोन्मुखी बनाने की बात कही गई है। चाहे वो लोहार का काम हो, चाहे बढ़ई का काम हो, ये जितने भी काम है, कुटीर उद्योग हैं, ये जो सारी चीजें थी, अब आज के समय के हिसाब से उन चीजों का जैसे चाइना ने किया है वैसा आपको भी करना चाहिए। चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो भी वो फ्रीबीज नहीं देता है। वो अपने समाज को तैयार करता है कि आप अपने लिए तैयार हो, खुद का टैक्स भरेंगे, खुद की इंश्योरेंस लेंगे, सारा काम करेंगे। यूरोप में भी वही हाल है। आपने देखा होगा कि रशिया में जब ये फ्रीबीज बांटने का चक्कर था और सारा काम सरकार ने ले लिया, तो वहां पर खेतों में अनाज पड़ा रहा और लोग रोटी के लिए तरसते रहे। वेनेजुएला में वो का वो सुभाष जी, ये बहुत ही गंदा प्रयास है। सबसे पहले तो ये दिल्ली में शुरू हुआ, पानी फ्री दे देंगे, आप हमको वोट दो, फिर अस्पताल घर पहुंचा देंगे, वोट दो, आप हमको वोट दो। ये लालच से वोट प्राप्त करना तो एक आदमी को लॉलीपॉप दे करके और उसको अपना गुलाम बनाने जैसा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस प्रकार पर तुरंत कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को प्रतिबंध लगाना चाहिए और कह देना चाहिए कि जो पार्टियां इस प्रकार का प्रलोभन देगी उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। बिना इसके इसका इलाज होगा नहीं। मैं 100% कहना चाहता हूं कि अगर आपने जनता को ही भ्रष्ट कर दिया तो ईमानदारी की बात कौन करेगा? फिर हर आदमी भ्रष्टाचार की बात करेगा, भ्रष्टाचार अत्यंत प्रिय हो जाएगा, उसकी बात करेगा। ये उचित काम नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी गलत है। और वैसे भी यदि आपको देना भी है, यदि कहना एक गरीब वर्ग को, एक पिछड़े वर्ग को हम कुछ सुविधाएं देंगे, समझ में आता है, और पूरी जनता को भ्रष्ट करना वो सरकार का काम है, पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। नहीं, पर सरकार का उपयोग तो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है ना। हाँ, यहाँ देखिए फर्क वो सही है, फर्क है इसमें, काम तो है, मगर ये फर्क है इसमें। गुलाम बना लिया पॉलिटिकल पार्टियों ने। सरकार पॉलिटिकल पार्टियों की दास बन गई है। ये दासता का परिणाम है, ये स्वामित्व का परिणाम नहीं है।
अगर जनता ताकतवर है तो जनता को खुद को उठकर कहना चाहिए कि हे मिस्टर पॉलिटिकल पार्टी सुन, हम तेरे लॉलीपॉप पे आने वाले नहीं है। मगर जनता भी तो मजबूर है, इसलिए जनता स्वीकार वो करती आपने है मजबूर किया है ना। और प्रतिदान में मतदान करती है। ये वोटों को खरीदने का नायाब तरीका है, इसकी जितनी घृणा की जाए उतनी उचित है। आप देखिए ना कि 75 साल में आपने जनता को जैसा बना दिया है, आपने सिस्टम को ठीक नहीं खड़ा किया है, आपने खुद ने अपनी जेबें तो भर ली हैं, आपके तो करोड़ों अरबों रुपए आपके घरों से मिल रहे हैं, छापों में अरबों रुपए की संपत्तियां मिल रही हैं, लेकिन जनता गरीब कर दी गई है। 75 साल में क्रमिक रूप से जनता को ऐसा बना दिया गया कि जनता निढाल है बेचारी, करे तो क्या करे, उसके पास खर्चे के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है। ये काम किसने किया? इन लोगों ने किया। नहीं, जनता के मॉरल को, जनता के कैरेक्टर को, जनता की नैतिकता को, जनता के स्वाभिमान को, जनता के जीवित रहने के अहम को चोट पहुंचा करके इस जनता को ही गरीब कर दिया गया है। यस, जनता को ही भ्रष्ट कर दिया गया है। एक दो तबकों में नहीं, पूरी जनता भ्रष्ट हो गई है। जब किसी को मिलेगा कि मेरे घर में टंकी फ्री आ रही है तो वोट दे देगा, किसी को मिलेगा कि मेरे घर में पानी फ्री आ तो वोट दे देगा। ये सब क्या है? इसके खिलाफ तो तुरंत से तुरंत इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। आपने एक बात कही कि इनकी जेब से देंगे राजनेता, जब तो समझ में आती है। टैक्स पेयर की मनी है, टैक्स पेयर का पैसा आप लुटाने में लगे हुए हैं, और जब आपने लुटा के सत्ता पे कब्जा कर लिया है तो फिर अरबों रुपए की संपत्ति आपके घर पे भी हो जाती है, और सिस्टम वैसा का वैसा वीकेंड है। जब तक राजनीतिक पार्टियों के हाथ में सरकारें कठपुतली की तरह नाचती रहेगी, सरकारें बिकती रही। आप तो दूसरी बात छोड़ो, मैं आपको राजस्थान का एक उदाहरण दे रहा हूं। राजस्थान में 4-5 अखबार है, उन्हें 75-75 लाख रुपए महीने के विज्ञापन मिलते हैं। क्या कहोगे आप इसको? क्यों आपकी खबर छापेंगे वो? क्यों मेरी खबर छापेंगे वो? क्यों सच्चाई छापेंगे वो? उनको तो एक तारीख 70 लाख, किसी को 75 लाख, किसी चैनल को 80 लाख, किसी को 1 करोड़, ये दरवाजा मिल जाता है। दरवाजा खाने वाले लोग स्वाभिमान बेच देते हैं, फिर वो जनता की बात नहीं करते हैं, तो दानदाता की बात करते हैं। सरकार दानदाता बन जाती है, पार्टी माध्यम बन जाती है, और सब बिक जाते हैं। प्रेस बिक जाता है, जनता बिक जाती है, मतदाता बिक जाता है। फिर कौन बचेगा? कौन? मैं चाहता हूँ इसकी सूची बताओ आप यशपाल जी, कौन बचेगा बिना बिके? सब कोई बिकने को तैयार है। तो ये तो एक तरह से आम चरित्रवान स्त्री को वैश्य बनाने वाला प्रयास है। मैं इसके सब खिलाफ हूँ, और मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को तुरंत इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो तो वही वाली बात है ना कि आपने देखा है, इतिहास गवाह है, जिन तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाह रहे थे उनको तोड़ दिया गया, और जिनको इनको पनपाना था उनको पनपा दिया गया। तो जो पनपाए हुए लोग हैं वो सांड की तरह घूम रहे हैं। ये राजस्थान में, ये पूरे देश में है। हाँ, सब पूरे जगह देश में व्याप्त है, लेकिन राजस्थान में इसकी अर्जी है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। विज्ञापन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और विज्ञापन देंगे सरकारी काम का। मुंह देख के तिलक नहीं होना चाहिए। मुंह देख के तिलक निकाल रहे हैं ना, वो गलत है। नेताओं के थोबड़ों का मुख में प्रचार करना। अच्छा चलो दे दी आपने एक बात, सरकार ने अच्छा काम किया, लिख दो, तो फोटो किसका छापेंगे? नेता का, मंत्री का, जिसका रोल नहीं है, और प्रशासनिक अधिकारी काम करता है उनका नाम नहीं है। केवल राजनीतिज्ञों का फोटो आएगा और हंसते हुए चेहरे दिखा देंगे। एक कैमरामैन को बुलाएंगे, घर के अंदर उसको लॉलीपॉप देकर के अच्छे फोटो खिंचवाएंगे, तो सबसे बढ़िया फोटो आएगा, वो चैनल में भेज दिया जाएगा, वो अखबारों में भेज दिया जाएगा। दूसरे दिन अखबार खोलेंगे तो सबसे पहले वही चेहरे दिखेंगे, और ऐसे ऐसे बदतमीज चेहरे हमको दिखने को मिल जाते हैं कि चेहरा देखने के बाद उस दिन तो रोटी भी नसीब नहीं होती है। पर हम करें क्या? मजबूर है, अखबार तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्रेस तो खोलना ही पड़ेंगे, चैनल तो सुनना ही पड़ेगा, न्यूज तो देखनी पड़ेगी। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे ऊपर ये बीमारी होती है तो हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये तो बात आदर्श की बात है। जनता को जिस तरह से 75 साल में हमने किसी भी बहाने से, समझ लीजिए आप, चाहे वो बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, लेकिन इसकी बेसिकली रेवड़ियां बांटते बांटते हम आज समाज को इतना लचर बना चुके हैं कि अब समाज भी जो है वो 5 पैसे के फायदे के चक्कर में लगा रहता है। करेक्ट। अब वो क्यों किया है, किन वजहों से किया है, किन दबावों की वजह से किया है, किस तरह की पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाने के लिए किया है कि अब भारत को एक गरीब, पिछड़ा, इस तरह का मुल्क बताते हुए जो लोग बाहर के थे उन्होंने आपको कोसा, और आपने उसी तरह से उनकी कही में कही, सुनी में सुनी मिला ली, और आज देश को जहां लेके खड़े हो गए हैं आप। तो आज तो वही वाली बात है कि
ये जो जिस तरह से भी ये राजनेता उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं जिस पॉलिसी पे अंग्रेज चला करते थे, वो अंग्रेजों ने जो फार्मूला तय किया था वो फार्मूला आज भी चल रहा है। पुरुषार्थी समाज का निर्माण हम नहीं करना चाहते। पुरुषार्थी समाज का निर्माण तब होगा जब आप अपने ही किसी नागरिक को पुरुषार्थी मानेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसको खरीदा हुआ एक आइटम नहीं समझेंगे, बिका हुआ आइटम नहीं समझेंगे, तब जाके ये काम चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देश में एक और जो हलचल मचा देने वाला इस सप्ताह रहा है, ये हलचल रही है ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं, इसको लेकर जिस तरह का माहौल दिख रहा है, उसमें आगामी दिनों में किस तरह की भावी राजनीति आपको दिखाई देती है भारत की? मैं आपसे एक बात कहूं, ये ईडी नाम की जो चीज है, ये अमृत धारा है। भ्रष्टाचारियों की मृत्यु के लिए विष है, ईमानदारों के प्रोत्साहन के लिए अमृत धारा है। क्या बुरा कर रहा है ईडी? मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि ईडी के पास अपनी आईबी होनी चाहिए, ईडी के पास अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो होना चाहिए, जिसके नाम ईडी आईबी रख दिया जाना चाहिए। हर जिले में ईडी का एक प्रतिनिधि बैठ जाना चाहिए और वो सूचना देगा कि आज इस अमुक मंत्री के बेटे ने अमुक इन्वेस्टमेंट कर लिया है, जांच करो। अमुक मंत्री के बेटे ने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, जांच करो। अमुक बेटी ने अपनी इंडस्ट्री लगा ली है, जांच करो। ये सूचना मिले और ईडी के पास अपना आईबी हो जाए। अभी तो ईडी मिली हुई जानकारियों पर कार्रवाई, स्वतः ज्ञान का पहला परीक्षण राउत के मामले में हुआ है। मैं चाहता हूं ईडी को ऐसे हजारों परीक्षण चाहिए, जिसने जितनी दौलत कैसे कमाई, कहां से आई, कहां गई, किसने दिया, कैसे दिया, कब तक दिया, कितना दिया, इसकी जांच के लिए शिकायत की जरूरत नहीं है। ईडी का अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, अमित शाह से कहूंगा कि आप ईडी के हर जिले के अंदर एक एक ईडी के प्रतिनिधि की नियुक्ति करो, जो केवल ये बताए कि आज हमारे मंत्री ने रीट के मामले में 200 करोड़ खा लिए, फलाने मामले में, जमीनों के मामले में गलत फैसला कर लिया। ये जानकारी का तरीका हो, जब ईडी के पास आएगा तब भ्रष्टाचारियों की कमर टूटेगी, क्योंकि ये बड़े लोग प्रभावशाली है। इनके खिलाफ शिकायत करने की औकात और हिम्मत आम जनता की नहीं होती है। न अधिकारी मंत्री की शिकायत कर सकता है, न जनता मंत्री की शिकायत कर सकती है। कोई किसी की शिकायत करता नहीं है, मामला दबा हुआ रहता है। तो शिकायत करते हैं तब जाकर के ईडी काम में आती है और ईडी ताकतवर संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को अपरिमित बना दिया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। कई लोग बड़बड़ाए, इसको गलत कहा, कई पार्टियों ने मीटिंगें की, क्योंकि उनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको मालूम है ईडी का कराल पंजा आज नहीं तो कल उनकी गर्दन पर आएगा। इससे भयभीत लोग हैं। मैं तो आपको यहाँ तक कहूंगा, ईडी के मामले के अंदर ईडी के विस्तार और फैलाव में कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार भारत सरकार का आईबी उन्हें देशद्रोहियों की और रॉ उन्हें विद्रोहियों की सूचना देता है, उसी प्रकार ईडी का अपना आईबी होना चाहिए, जो उन्हें भ्रष्टाचारियों की, बेईमानों की, चोरों की, धन लुटाने वालों की, मालदार बनने वालों की, व्यवसायी बनने वालों की, बिना काम के आय करने वालों की डिस्प्रपोर्शनेट एसेट की जानकारी दे और ईडी स्वतः ज्ञान से उस जानकारी के ऊपर एक्शन करे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार पर काफी लगाम लग जाएगी। फिर दूसरा ये भी है, ईडी स्वयं किसी के प्रभाव में न आए, इसलिए ईडी को प्रभाव मुक्त किया जाना चाहिए। ईडी पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी के अधिकारियों और ईडी के नेताओं की, ईडी के प्रशासकों की हिम्मत बढ़ी है, साथ बढ़ा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आरोप लगा करके ईडी पर ही आरोप लगाने का एक गंदा प्रचार चल रहा है। ईडी पर आरोप लगाने वालों को अपराधी मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही तो संस्था है जो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रही है। सीबीआई को तो आपने कमजोर कर दिया, आईओजी, एसओजी कमजोर हो गई, एसीडी तो इसलिए कमजोर हो गई कि प्रांत के अंतर में आने वाली एडीसी के अफसरों की ट्रांसफरें आजकल के मंत्री लोग ऐसे कर देते हैं जैसे किसी तहसीलदार की ट्रांसफर एक तहसील से हटाकर दूसरे में की जाती है। इसलिए बेचारा ईसीडी क्या करे। फिर भी क्या ईसीडी के तगड़े अफसर हैं, वहां कार्रवाई होती है। आज तो रोज प्रतिदिन 1 या 2 रेड के काम होते हैं। मैं तो चाहता हूं न्यायालय भी इन भ्रष्टाचारियों को बेल देने के पहले विचार करें। आसानी से बेल नहीं मिलनी चाहिए, आसानी से जांच होनी चाहिए। पर हाँ, एक बात जरूर है, निरपराध नहीं फंसने चाहिए, निरपराध बचते चाहिए। मैं किसी भी निरपराध आदमी के बारे में एक शब्द बोलना नहीं चाहता, न मैं चाहता आप कुछ बोले। और मेरा पक्का विश्वास है
ईडी को जांच की सीमा समय तय करनी चाहिए, और अगर कोई निरपराध पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत आराम भी देना चाहिए, उसे रियायत भी देनी चाहिए। राइट। तो आज शिवसेना के महाराष्ट्र के नेता संजय राउत को कोर्ट ने यह कहते हुए वापस ईडी को सौंप दिया, ईडी के रिमांड में दे दिया है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के और इस तरह के जो मामले हैं, इसमें हम बिना तय तक गए हुए नहीं छोड़ सकते किसी को, और हम पूरी पूछताछ करके ही आपको। तो आज कोर्ट ने एक तो ऑब्जर्वेशन दी है और साथ ही ये सख्त रवैया भी दिखाया है कि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो बड़े पैसे के जो घपले हैं, इनको लेकर कोर्ट्स भी, न्यायपालिका भी बहुत सीरियस है, और संजय राउत को अगले 4 दिन के लिए और ईडी की कस्टडी में दे दिया है। हालांकि संजय राउत कोर्ट में यह कहते रहे कि साहब मेरे को ऐसे कमरे में बंद कर रखा है जहां वेंटिलेशन नहीं है। अब आप देखिए जरा, इतने बड़े बड़े करप्शन के अंदर फंसे हुए हैं और फिर भी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि इनको 5 स्टार होटल में रुकाया जाए। देखिए जरा, हिम्मत देखिए, दूसरा देखिए। सुभाष जी, एक बात बताओ, मनी लॉन्ड्रिंग अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, कहीं कहीं से कोई कोई देता है, तो कहीं कहीं से कोई लेता है, तो देने वाले उसको पूछा जाए आया कहां से भाई, और लेने वाले को पूछा जाए लाया किस लिए भाई, ये तो पूछेंगे। आज तो संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की बात चल रही है। अब इतने दिनों तक ईडी से जांच कर, अगर कोई सीबीआई होती या ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता तो बेल मिल जाती है। अग्रिम बेल, नो जेल, इसी का नाम है भ्रष्टाचार की रेल। ये बंद हो जाना चाहिए, न्यायालयों को भी कड़ाई रखनी चाहिए। और एक बात, अगर कोई आदमी निरपराध है तो उसके प्रति ईडी को भी संवेदनाशील बर्ताव रखना चाहिए। ईडी खुदा से कम नहीं है, मगर ईडी भी खुदा नहीं है, इससे गलती न करे ये मैं नहीं मानता हूं। कर सकती ईडी गलती, इससे क्या बात है, सुविधा मांगना अलग बात है। रूल बना दो कि ईडी के मुलजिमों को एसी दिया जाएगा, ईडी के अपराधियों को वेंटिलेटर दिया जाएगा, ईडी के अपराधियों को 5 स्टार खाना दिया जाएगा, ईडी के अपराधियों को लिमिट तक प्रश्न पूछे जाएंगे, ईडी के अपराधियों को 30 से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ईडी के अपराधियों को घंटे 2 घंटे से ज्यादा जांच नहीं पूछा। बना दो कानून, ऐसा कानून बनाओगे तो ईडी की तो खुद की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ईडी की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग देशद्रोह है। ये आतंकवादियों को समर्थन करने का कार्यक्रम। आतंकवादी आखिर क्या करते हैं, कहीं से पैसा लाते हैं, कहीं से हथियार लाते हैं, कहीं से खरीदते हैं, कहीं से बम बनाते हैं। वो साजिश कहां से आते हैं, वो साधन 2 नंबर के पैसे से आते हैं, और 2 नंबर के पैसे का ट्रांजेक्शन ईडी है, उसका नंबर ही है कि ट्रांसफर, इसका नंबर है मनी की ट्रांसफर। तो मनी की ट्रांसफर गलत तरीके से होगी तो उसका उपयोग भी गलत तरीके से होगा। मैं सुभाष जी इस बात को खुला कहना चाहता हूँ। आपके पिछले इंटरव्यू में बात हुई थी जब मैंने कहा था कि ईडी को जांच करने का विकसित तंत्र होना चाहिए, ईडी को जांच करने का, जांचने का और साधन जुटाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में काम चल रहा, केस चल रहा था, तब कांग्रेस वाले मुझों पर ताव देते। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी ईडी के फैसले पर, कार्रवाई पर, इसके एक्शन पर मोहर लगा दी, कोई रिलीफ नहीं दिया। तब लोगों ने सीपी की आलोचना की। करने वाले कर सकते हैं आलोचना, क्योंकि आम जन प्रवाह विचारों पर आलोचना करता है तो कंटेम्प्ट के दायरे में शायद नहीं आता है, वरना ऐसा करना भी गलत है। न्यायालय के विचार प्रवाह पर जनता का प्रभाव भारी हो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। राइट। तो आप तो मुंबई में काफी लंबा समय रहे हैं, वहां पर जो चोल में रहने का जो सिस्टम है, गरीब लोग चोल्स में रहा करते थे, और ये जो संजय राउत वाला जो मसला है जिसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं हम, ये पात्रा चोल के नाम से एक जगह है जो करीब 15 बीघा से ज्यादा जमीन है, और जहां पर कई फैमिली रहती थी, 800 के आसपास फैमिली वहां रहती थी। गरीब लोग थे बेचारे, रोजंदारी के लोग थे, रोजाना कमाने खाने वाले लोग थे। इन बिल्डर्स ने, इस कॉकस ने मिलकर इस कॉन्स्पिरेसी में उन गरीब लोगों से घर छीन लिए उनके। आज वो सड़क पर हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सड़क पर ही सो रहे हैं बेचारे। ठीक है, चोल में ही सही, लेकिन घर तो था उनके पास। लेकिन इस राजनीतिक माफिया ने मिलकर, बिल्डर्स के माफिया ने मिलकर, ये कॉकस बनता है बिल्डर्स का और राजनीतिज्ञों का, इसने मिलकर ऐसे 800 परिवारों का जीवन तबाह कर दिया है। इनको कैसे माफी मिलेगी? आप सुभाष जी, आप तो एक बात करो, बंबई में रूल है, पुरानी जर्जर बिल्डिंग में रहने वालों को पैसे देके अलग कर दो और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दो। इस कानून के तहत तो हजारों बिल्डिंगें टूट चुकी है वहां। अब आपने कहा एक पर्टिकुलर 15 बीघा वाली जमीन का बात कही,
अगर जांच करोगे तो ये हजारों कांड निकलेंगे ऐसे। अब आप एक बात बताइए, नहीं, उसमें एक सुधार हो गया था सर, ऐसा है उसमें एक मिनट रोक रहा हूं आपको, एक मिनट रोक रहा हूं। इसमें एक सुधार किया गया था बीएमसी की तरफ से, वृहद मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एक सुधार किया गया था कि ये जितने भी चोल में रहने वाले लोग हैं इनको घर दिया जाएगा, बिल्डर इनको फ्लैट देगा बाकायदा। ये तो इनके पास घर तो दिया नहीं। हाँ, तो बिल्डर ने उनको उनके घर के फोटोग्राफ भी नहीं दिए। आप तो घर देने की बात कर रहे हैं। एक बार बिल्डर के हाथ में जब पैसा आ जाता है तो बिल्डर तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को कैसे कंट्रोल करोगे आप? ये बहुत सही मामला पकड़ा है ईडी ने। राउत साहब को इस पर छठी का दूध याद आएगा। आज स्वयं की पत्नी से भी पूछताछ हुई है, पर ऐसा एक मामला नहीं है। देश में ऐसे हजारों मामले हैं, देश में ऐसे हजारों अपराधी है जो जनता को मूर्ख बना करके जनता की जमीन लेकर के बदले में मकान देने का क्या करके, मकान तो छोड़ो दुकान भी नहीं देते हैं, वो बेचारे सड़क पर आ जाते हैं। कुछ लोग पाइप के अंदर सोते रहते हैं, बड़े बड़े 4 फुट चौड़े पाइप है, उनके अंदर ही घुस के देखो, कई लोग सोते हुए नजर आएंगे, कई फुटपाथ पर सोते हुए नजर आएंगे। बहुत बुरी दुर्गति है। ऐसे भ्रष्टाचार फैलाने वालों के खिलाफ ईडी अगर कड़ी कार्रवाई करती है तो इसको तो बहुत तारीफ करनी चाहिए। बम्बई की जनता को जश्न मनाना चाहिए, बम्बई की जनता को हर्षित होना चाहिए कि एक ऐसा उदाहरण पेश हो गया। शायद आगे ऐसे होने वाली सैकड़ों घटनाओं को रोका जा सके। राइट, अब आते हैं आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों के लिए 2023 की विधानसभा के चुनाव के लिए और 2024 के आम चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और विस्तारकों की नियुक्तियों का काम चल रहा है, विस्तारकों को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। एक विस्तारक नाम की इन्होंने एक नई योजना, हालांकि 2018-19 में भी इन्होंने की थी, लेकिन अब वो उसको नएपन के साथ ला रहे हैं और इन विस्तारकों को हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा जहां पर ये वोटर्स से सीधा कनेक्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में, आप बताएंगे? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में, सत्ता में और कल्पना में और भावी की कल्पना के अंदर अंतर दो में चल रहा है। अब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारक फैला दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास विस्तारकों की जरूरत नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक ऐसी जबरदस्त फौज है, ऐसी जबरदस्त सेना है जिसके रहते विस्तार मूल्यहीन हो जाते हैं। क्या करेगा विस्तारक? विस्तारक होंगे इन्हीं में तो लाओगे या नए ले आओगे? क्या कांग्रेस को तोड़ के विस्तारक बनाओगे? क्या भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी के आदमियों को लाके विस्तारक बनाएगी? विस्तारक का मतलब जनता में पार्टी का प्रचार करना। जनता का पार्टी का प्रचार जनता कर रही है। आपके जिला कमेटियां बनी हुई है, आपके नगर कमेटियां बनी हुई है, आपकी जगह जगह कमेटियां बनी हुई है, जगह जगह आपके पार्टी के वो बने हुए हैं। उनको क्या कहते हैं, कोई कहते हैं ये अल्पसंख्यक आयोग का हमारी अल्पसंख्यकों की टीम है, तो कहते हैं हमारा किसान प्रकोष्ठ है। कितने प्रकोष्ठ बने हुए हैं, इतने प्रकोष्ठ, इतने संविधान, लेकिन ये सारे के सारे जाकर के लुटते कहाँ है? लुटते तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की चरणों में। इसलिए जब तक आरएसएस जिंदा है भारतीय जनता पार्टी को इस परीक्षण की जरूरत नहीं है। अब सवाल अध्यक्ष की लड़ाई का, सतीश पूनिया जी का समय कहीं पूरा होने आया है। कल सतीश पूनिया जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 70 साल से ज्यादा आदमी को सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए, चुनाव में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 70 साल की वसुंधरा हो चुकी है। ये उन्हें सूट करता है, वो वसुंधरा को अलग करना चाहते हैं। इसके पहले मोदी ने कहा था 75 साल के बड़ों को नहीं देंगे, तब लोग कुछ गुलाब सिंह कटारिया दूर हो जाएंगे। ये एज का रेस्ट्रिक्शन क्या है? क्या मतलब है एज के रेस्ट्रिक्शन का? अगर किसी आदमी की हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा, तो मैं कहता हूँ 85 साल होनी चाहिए उम्र, 70-75 क्यों होनी चाहिए? केवल सतीश पूनिया आते ही रास्ता बना रहे हैं क्या कारण है इसका? सतीश पूनिया जी, आपके कहने पर मोदी नियुक्त नहीं बनाता है। मोदी जी को समझाया जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग 80 साल में हैं जो आज भी जवानी से भरपूर हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। उन्हें उम्र की आड़ में अलग करना ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला हो जाएगा। हम तो आपको 2036 में प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तब तो ये फैसला आप पर लागू हो जाएगा, तब आपका क्या होगा? क्या आप भी 75 के बाद छोड़ दोगे राजनीति? भाई याद बात है, ये उम्र का तकाजा गलत है। उम्र का तकाजा इसलिए गलत है, ये जरूरी नहीं है कि 75 साल का आदमी बुढ़ा हो ही जाए, 75 साल का आदमी भी नौजवान रह सकता है। इसीलिए बार बार उदाहरण देता हूँ कि महाभारत में कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह ने किया, जो सबसे बुद्धू थे, और 12 दिन तक 18 में से वो अकेले संघर्ष करते रहे। अगर आपके पास भीष्म पितामह जैसे आदमी है
तो उन्हें घर क्यों बिठाना चाहते हो? क्या जरूरी है अभिमन्यु की तलाश करो? ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको बता दिया मैंने, एक तो इनकी नीयत खराब, एक विस्तारकों की आड़ के अंदर वर्तमान पदाधिकारियों को शून्य करने का प्रयास, आरएसएस के महत्व को घटाने का प्रयास, ये सब बकवास और बोगस चीज है। जी आपको मैं कहता हूं, हाँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसी नौजवान को मिले या बुजुर्ग को मिले, मगर नेतृत्व तो उसको मिलना चाहिए जिससे कार्यकर्ता प्यार करे, उसकी इज्जत करे, उसको माने। इसलिए किसी को नजरअंदाज करने के लिए, किसी को हटाने के लिए उम्र का हथियार काम में लेना मैं उचित नहीं मानता। राइट। एक अंत में सवाल, सत्ताधारी जो पार्टी कांग्रेस है राजस्थान में, उसके क्या हालचाल है? आप किसकी बात कर रहे हो? आज से कुछ महीनों बाद एक चैप्टर पढ़ा जाएगा अंग्रेजी में, जिस पर लिखा जाएगा, इस चैप्टर का हेडिंग होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस इतिश्री हो गई, कांग्रेस पटाक्षी पे चली गई। राहुल जी ने और सोनिया जी ने और प्रियंका जी ने सचिन जैसे लोकप्रिय आदमियों को अंधेरे में डाल दिया, तो पार्टी बचेगी कैसे? पार्टी को बचाने के लिए लोकप्रिय आदमियों की जरूरत रहती है। जब तक जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, इंदिरा गांधी जिंदा थी, राजीव गांधी जिंदा थे, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ा। मगर जब नेतृत्व शून्य हो गया, लोकप्रियता विहीन नेतृत्व आ गया, तो वो राजस्थान की हालत है। राजस्थान में कोई नेतृत्व अभी है नहीं, नेतृत्व विहीन राजस्थान की पार्टी है। लेकिन सीख वाई को दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख वानर को दीजिए तो घट बया का जाए। इसलिए हमने अब कांग्रेस को राय देना, सुझाव देना, संबल देना और रास्ता देना बंद कर दिया। राइट। तो आपने जाना सुना, चंद्राजी सिंह भी राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और लगभग 6 दशक का एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, किस तरह की बातें और पिछले सप्ताह की जो हलचल रही उसके ऊपर उनकी टीका टिप्पणियां, उनकी ओपिनियन, उनका व्यू पॉइंट आपने जाना। चंद्राजी सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, आप सच्चाई का प्रचार करते रहिए और टीआरपी आपकी बढ़ती रहेगी, दिन दुगुनी 4 गुनी हो जाएगी। आभार आपका, धन्यवाद आपका। तो यह था हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपसे हमारा एक निवेदन है कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट के जरिए अवगत कराइएगा। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।